नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुजफ्फरपुर की खबर से। मुजफ्फरपुर के एक होटल में मुंबई के एक युवक का शव मिला है। होटल के बाथरूम में युवक का शव संदेहास्पद परिस्थिति में मिला है। ब्रह्मपुरा पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा तो पाया कि बाथरूम में उसका शव फर्श पर पड़ा हुआ है। कमरे से आधार कार्ड मिला जिससे उसकी पहचान मुंबई के बसंत नगरी गुलमोहर के सागर अरुण नायक के रूप में हुई है। उसका एक बैग टेबल पर रखा हुआ मिला। उसका मोबाइल भी सही सलामत था। होटल के कर्मचारी रंजीत कुमार के मुताबिक युवक खुद को इंटीरियर डिजाइनर बताता था। उसके आधार कार्ड की एक कॉपी काउंटर पर जमा कराई गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो मुजफ्फरपुर से आपको ये खबर रिस्पांस नहीं हुआ। फिर शाम को फिर कॉल बेल किए, कोई रिस्पांस नहीं हुआ तो उनके मोबाइल पर फ़ोन किए तो वो बोला जो नंबर दूसरे नंबर पर कन्वर्ट किया हुआ है। तो उसके बाद थोड़ा हमको संदेह हुआ तो फिर हम अपने थाना बगल में जो है ब्रह्मपुरा उसमें इन्फॉर्म किए। इन्फॉर्म करने के बाद शीशा उसा टूट के देखा गया तो गिरे हुए हैं। तो मुजफ्फरपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में संदिग्ध परिस्थिति में बाथरूम में युवक का शव मिला है। हमारे सहयोगी प्रियांक हमारे साथ जुड़ गए। प्रियांक, अभी पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसमें क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और जरा आप ये भी बताइए कि कब ये व्यक्ति होटल में रुका था और किस तरीके से ये जो संदिग्ध मौत की बात है वो सामने आई। मुजफ्फरपुर था, वो रुका था तो वो बार बार जब होटल के मैनेजर की तरफ से कॉल किया जा रहा था, जब उन्हें बाहर निकलना था, चेकआउट करना था, लेकिन वो नहीं निकल रहे थे। तो जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने स्थानीय थाना जो ब्रह्मपुरा थाना है उससे कॉल किया था। फिर ब्रह्मपुरा थाना वहां पर पहुंची थी। तो उसके बाद उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाया गया तो वहां पे बाथरूम में अरुण नायक की लाश वहां पर मिली थी। हालांकि अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए ये क्लियर नहीं हो पाया है कि मौत किस वजह से हुई है। लेकिन पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है कि आखिर यह मौत कैसे हो गई। ये शनिवार को ही मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और किसी विशेष काम से मुजफ्फरपुर आए हुए थे। जी प्रियांक, और युवक के बारे में कुछ और जानकारी? ऐसा तो बताया जा रहा है कि वो इंटीरियर डिजाइनर थे, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ और जानकारी मिली है कि किससे मिलने आए थे, क्यों यहाँ रुके थे? नहीं, अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि हमने जब उस होटल मैनेजर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कई लोगों से मिलने की बात वो कर रहे थे, लेकिन कोई मिलने नहीं आया था। तो ऐसे में ये कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। हाँ, इंटीरियर डिजाइनिंग की बात कही जा रही है कि वो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रहे थे, इसका जिक्र उन्होंने किया था। और अब तक किसी से मुलाकात की बात उनकी जो है वो सामने नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रियांक। बढ़ते आगे और अब बात उस कलयुगी पिता की जिसने अपनी ही बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी। मामला गोपालगंज का है। गोपालगंज में एक पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि नगर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव के रहने वाले एक शख्स और उसके भाइयों ने शराब के नशे में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। धारदार हथियार से गला रेतकर बेटी की हत्या का आरोप उसके पिता और चाचा पर लगा है। हत्या के बाद शव को पास के खेत में फेंक दिया गया। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस हत्या के पीछे हॉरर किलिंग के साथ साथ कई अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। मृतक युवती की मां ने ही अपने पति पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। मामला प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हुआ है। मृतक की मां का कहना है कि उसकी बेटी किसी और से प्रेम करती थी, लेकिन पिता कहीं और शादी करवाना चाहते थे। लड़की जब इस शादी के लिए राजी नहीं हुई तो शराब के नशे में आरोपी पिता ने पहले बेटी की हत्या की और फिर अपनी पत्नी को भी पीट कर घायल कर दिया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। घर वाले कहीं अलग शादी करना चाह रहे थे, लड़की कहीं अलग करना चाह रही थी। उसी क्रम में वाद विवाद के बीच की घटना घटने की बात मृतका की मां के द्वारा बताया गया है।
बढ़ते आगे और अब बात भागलपुर विस्फोट की। एटीएस की जांच में एक खुलासा हुआ है कि विस्फोटक झारखंड से लाया गया था। अब इस बड़े खुलासे के बाद भागलपुर पुलिस की एसआईटी झारखंड जाकर मामले की जांच करेगी और इसी बीच खबर मिल रही है कि पुलिस मोहम्मद आजाद की ससुराल पहुंच चुकी है और मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान मोहम्मद आजाद के परिजनों के घर से एसआईटी ने बारूद बरामद किया था। बारूद प्रेशर कुकर में मिले थे। परिजनों के घर से बरामद बारूद का एसआईटी की टीम विस्फोटकों से अब मिलान करेगी। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भागलपुर धमाका मामले में अपडेट जो सामने है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जो बारूद मोहम्मद आजाद के घर से मिले हैं, उस बारूद के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि बारूद झारखंड से आए हैं और खास तौर पर झारखंड के साहिबगंज से इस बारूद को लाया गया था। फिलहाल जो एसआईटी की टीम है अब वो झारखंड में जाकर के भी जांच करेगी, क्योंकि ये बड़ा धमाका, इसके पीछे कुछ बड़ी साजिश भी हो सकती है और उस एंगल से भी पुलिस की जांच अभी चल रही है। क्योंकि आपको याद होगा गुरुवार की देर रात अचानक से ये बम विस्फोट हुआ जिसमें करीब 15 लोगों की मौत हो गई है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज अभी वहां चल रहा है। उस विस्फोट के बाद से ही वहां के जो आसपास के लोग हैं वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि जहां पर ये सब कुछ चल रहा था बताया जा रहा है कि मोहम्मद आजाद जो इसका मेन सस्पेक्ट है, उसने अब एक महिला को, लीलावती नाम की महिला को, अपना घर जो है वो रेंट पर दिया था और वहीं पर करीब 3 घरों में पटाखा बनाने का काम चलता था। लेकिन गुरुवार की देर रात जब धमाका हुआ तो उसके बाद जब पुलिस की टीम वहां पहुंची, खुलासे हुए तो बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे थे। बिहार विधानसभा में आज मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान, शमशान के नाम पर भारी बवाल हुआ। मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान, शमशान की घेराबंदी को लेकर आरजेडी और बीजेपी के सदस्यों ने खूब हंगामा किया। आरजेडी विधायक शमीम अहमद ने विधायक फंड से कब्रिस्तान की घेराबंदी की इजाजत देने की मांग की तो कई विपक्षी विधायकों ने इसका समर्थन कर दिया। फिर बीजेपी विधायकों ने भी मंदिर और शमशान की घेराबंदी की मांग उठा दी। हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने कहा कि सरकार विधायक फंड से शमशान, कब्रिस्तान और मंदिर की घेराबंदी कराने पर विचार करेगी और इसी सत्र में इसका जवाब देगी। 2019 के बजट सत्र में मुख्यमंत्री जी ने एकदम निर्देश दिए थे कि घेराबंदी चयनित सूची के अलावा भी विधायक फंड से किया जा सकता है। उसके साथ साथ मंदिर का भी घेराबंदी कर सकते हैं। सारे विधायक फील्ड में रहते हैं, चयनित सूची से जोड़ा जाता है। तो जब विधायक फील्ड में रहते हैं उनको मालूम रहता है कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो उसको सूची से अलग किया जाए कि अपना घेरवा सके। सरकार इस पर विचार करने के लिए समय चाहिए ना। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी है। आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले सदन के बाहर जोरदार नारेबाजी हुई। माले के विधायकों ने मेडिकल छात्रों का मामला उठाया तो कांग्रेसी विधायकों ने भ्रष्टाचार के मसले पर सरकार पर हमला बोला। उधर आरजेडी विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नारेबाजी की और भागलपुर में विस्फोट की सीबीआई जांच की मांग की। विपक्ष के प्रदर्शन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन के बाहर विपक्ष पूरे हंगामे के मूड में है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आरजेडी के विधायक सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक बाहर हंगामा कर रहे हैं और माले के विधायक भी हंगामा कर रहे हैं और तमाम तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या आज आप लोग क्या कुछ लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, खास बात यह है कि भ्रष्टाचार के जो मूल्यों पर जिस तरह से ठेकेदारों द्वारा और जिस तरह से इंदिरा आवास में और जितनी योजना है उसमें इतना व्यापक है कि एक आवास से आवंटित होती है और 40,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। हाँ, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और इधर माले के भी विधायक हैं, वो भी आरोप लगा प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? शिक्षा बर्बाद हो गई। आज आपने देखा भारत के हजारों छात्र
और बिहार के सैकड़ों छात्र को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए यूक्रेन जैसे सुदूर देशों में जाने पड़ा। अधूरी शिक्षा को पूरी करके बिहार के छात्रों को मेडिकल कॉलेज में मुफ्त दाखिला दे करके उनकी डिग्री पूरी करे और भारत सरकार से बात करे कि भारत के जितने भी हजारों छात्र वापस आए उनकी शिक्षा मेडिकल कॉलेज में मुफ्त में दाखिला दिला के पूर्ण करें। ठीक विधानसभा के बाहर आरजेडी के विधायक भी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस के भेष में गुंडागर्दी, महिलाओं पर अत्याचार, अपने हाथों में पोस्टर लगाकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा के बाहर, जहां तमाम विपक्ष पूरी तरीके से मूड में है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कुछ रखा है सर अपने हाथ में? देखिए, भागलपुर बम ब्लास्ट जो हुआ है उसमें दर्जनों लोगों का मौत हुआ है। उसकी सीबीआई जांच की हम लोग मांग करते हैं। पूरे बिहार में भय का माहौल है। आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं आम हो गई है। हम इस घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। इसके लिए हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से कि सीबीआई जांच हो। तो सीबीआई जांच हो। भागलपुर में जो बम विस्फोट हुआ था उसके बाद सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही सदन के बाहर जबरदस्त हंगामा शुरू हो चुका है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार विधानमंडल परिसर में आने वाले लोगों के लिए स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिहार विधानमंडल के मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्वागत कक्ष का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने माना कि पहले बिहार विधानमंडल परिसर में आने वाले लोगों के बैठने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी और वे सीधे अंदर चले जाते थे, लेकिन अब स्वागत कक्ष से लोगों को सुविधा मिलेगी। जो आते हैं कभी वहां तक चले जाते हैं, इसलिए आपने ये निर्णय लिया कि नहीं, उसको इधर ही इंतजाम हो जाए। तो उसके लिए विभाग ने कर दिया है यहाँ पर, तो उसी को देखने आज हम लोग आ गए। अब कोई भी आएंगे यहाँ पर बैठेंगे, वहाँ से परमिशन हाउस की तरफ से लेकर के ऑफिस से यहाँ से उसको भेजेंगे। लेकिन सर, दिल्ली के तर्ज पर हुआ, दिल्ली पार्लियामेंट में भी इसी तरह की सुविधा है और बिहार में भी हो रहा है। हाँ, तो यहाँ सुविधा नहीं थी, तो यहाँ सुविधा हुई। बिहार विधानमंडल परिसर में लंबे अरसे से स्वागत कक्ष की जरूरत महसूस की जा रही थी और आखिरकार आज वह दिन आ गया जब स्वागत कक्ष का उद्घाटन भी हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया है। देखिए, ये शिलापट है और मुख्यमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन किया है। और निश्चित तौर पर पहले लोग जब विधानमंडल परिसर में आते थे तो वो अंदर तक चले जाते थे, लेकिन ये भव्य और आकर्षक स्वागत कक्ष बनाया गया है और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली में जो संसद है उसकी तर्ज पर यह स्वागत कक्ष बनाया गया है और निश्चित तौर पर इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। जो लोग आएंगे वे गेट पर ही रुक पाएंगे और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा और फिर स्वागत कक्ष के बाद वो बिहार विधानमंडल में प्रवेश करेंगे। तो यह स्वागत कक्ष, और ठीक इस स्वागत कक्ष में महात्मा बुद्ध की भव्य और आकर्षक तस्वीर जो है वो लगाई गई है और स्वागत कक्ष में जब लोग बैठे आएंगे तो उनके लिए यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था की गई है और एक बाकायदा यहाँ पर रिसेप्शन होगा और इस रिसेप्शन पर जो लोग होंगे, अधिकारी होंगे, वो जो लोग आएंगे उनको वेरीफाई करेंगे और इसके बाद अंदर से जब अनुमति मिलेगी तब जो आगंतुक होंगे वह अंदर हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है और लंबे अरसे से इसकी जरूरत भी महसूस की जा रही थी और मुख्यमंत्री ने कहा भी कि विधानसभा अध्यक्ष ने यह पहल की थी और उसके बाद आज स्वागत कक्ष जो है उसको समर्पित कर दिया गया है लोगों के लिए और स्वागत कक्ष आज से ही एक्टिव हो जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। रोहतास में होली पर शराबखोरी को रोकने के लिए जिला प्रशासन अभी से सतर्क हो गया है। जिला प्रशासन की तरफ से शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पहाड़ी और जंगली इलाकों में अवैध शराब के अड्डों का पता लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहा है। जिले के डिहरी और सासाराम अनुमंडल के पहाड़ी और जंगली इलाकों में ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है और उससे मिले जानकारी के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिससे होली के मौके पर जिले में शराब के अवैध कारोबार को रोका जा सके। पुलिस के द्वारा शराबबंदी के संबंध में कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में विशेष करके होली तथा शब बारात का जो त्यौहार है वो आने वाला है, उसको देखते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है
ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है तथा प्रयास यह किया जा रहा है कि जो वैसे भी क्षेत्र हैं जहां पे सामान्य रूप से काफ़ी मुश्किल होती है पहुंचने में, जैसे दियारा क्षेत्र, जंगल का क्षेत्र है, वहां पे भी हम लोग पहुंच करके उसको उस पर कार्रवाई कर सकें जो अवैध रूप से किसी भी जो शराब के संबंध में गतिविधियों में शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो सफल होता दिखाई पड़ रहा है। नालंदा जिले के सिलवा प्रखंड के नेपुरा गांव में 24 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को साड़ी, चादर और सूत बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाओं को प्रशिक्षकों की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशिक्षण कार्यों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। केंद्र सरकार द्वारा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, जिसका नतीजा है आप देख सकते हैं। यह नालंदा जिला में अब अभी हम मौजूद हैं सिलाव के नेपुरा बुनकर भवन में, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से है जो यहां पर 24 महिलाएं हैं जो यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। तो बता दें कि यह वही नेपुरा है जहां की सिल्क बामन बूटी सिल्क कपड़ा के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर जो बामन बूटी सिल्क कपड़ा जो निर्माण कराया जाता है कपड़ा, उसे देश विदेश में खपत किया जाता है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो महिलाएं हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही है। तो यहाँ पर है प्रशिक्षक भी हैं और जो लड़के प्रशिक्षु हैं उनसे भी जानते हैं। ये बताया जाए कि यहाँ पर क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ पर इन महिलाओं 24 महिलाएं हैं। 24 महिलाएं जो कि बुनाई नहीं जानती थी उनको बुनाई करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बुनाई पहले अभी इनको सादा बुनना सिखाया जा रहा है कि बुनाई ये करना जान जाए, उसके बाद इनको डिजाइन भी सिखाया जाएगा। ये बताया जाए क्या प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है अभी। हम बुनाई के लिए बुनने के लिए जान रहे हैं हम लोग। तो क्या लग रहा है कि कितना दिन से सीख रही है। 1 सप्ताह से। तो क्या बेहतर है वो घर में बैठे हुए रहते हैं। हाँ बेहतर है, थोड़ा थोड़ा जाने हैं अभी, बॉबिन करने जाने हैं, अभी तानी लगाने के लिए थोड़ा बहुत जाने हैं। तो जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर है जो कि प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है और सबको देख सकते हैं कि किस तरह से है जो यहाँ पर जो है चरखा है। और चरखा एक तरह से कहा जाए तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर है जो चरखा से जो धागा बनाने का काम और यहाँ पर लूम पर कपड़ा बनाने का काम किया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दवाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए जन औषधि योजना से लोगों को सस्ती दवाइयां मिल रही हैं, लेकिन कुछ जगहों पर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को इसका समुचित तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा है। सदर अस्पताल परिसर स्थित जन औषधि केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाइयाँ मिलती है। ये वही दवाइयाँ हैं जो बाजार में जिस दवाई का मूल्य महंगा होता है, यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत इस दवाइयों को लॉन्च किया है। यहाँ पे काफ़ी सस्ती दामों में दवाइयाँ मिलती है, जिनका दाम बाहर में लगभग 500 है तो यहाँ 50-60 रुपया में वो दवाई आसानी से मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर अस्पताल के जन औषधि केंद्र में। आप देख सकते हैं कि जो भी दवाइयाँ लिखी जाती है वो पेशेंट जो है वो यहाँ पे सुबह से ही लाइनों में लगते हैं तथा कम दामों में ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं होते उनको भी यहाँ पे वो दवाइयाँ काफ़ी कम दामों में मिल जाती है। यहाँ पे कुछ लोग भी हम उन्हीं से जानेंगे कैसी दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ पे। निश्चित रूप से जो आपने कहा कि सस्ती दवा जरूर मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये है कि दवा मिलती ही नहीं है। स्टॉक पॉइंट इसके लिए जन औषधि केंद्र के लिए होना चाहिए था, जो कि मुंगेर प्रशासन दे नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। अगर स्टॉक पॉइंट दे दे तो सारी दवाइयाँ मिलेगी और सस्ती दवा मिलेगी। लगभग सारी दवाइयाँ मिल जाती है। दिक्कतें क्या आती हैं आप लोगों को? दिक्कतें एक रखरखाव का है। स्टॉक पॉइंट होने चाहिए जो कि उपलब्धता हम लोगों को करा सके। स्टॉक पॉइंट के अभाव में हम लोगों को, जैसे लोग आते हैं कि हमें 2 चाहिए तो मैं उनको 1 दे पाता हूँ, लोग कहते हैं 10 चाहिए तो मैं उनको 5 दे पाता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना ही स्पेस है जितना हम रख करके लोगों को दे पाते हैं। एक चीज़ देखा गया है, डॉक्टर अमूमन जेनेरिक दवाइयाँ नहीं लिखते हैं। क्या सदर अस्पताल के डॉक्टर लिखते हैं? क्या कहेंगे? 50% लिखते भी हैं, 50% नहीं भी। अभी उनको इन दवाइयों पे विश्वास नहीं है। 100% दवाइयाँ नहीं लिखा जा रहा है। और लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स लोग हैं जो कॉपरेट भी करते हैं कि गरीब को सस्ती दवाई और अच्छी दवाई मिले। ये तो है जन औषधि का हाल। दवाइयाँ तो सस्ती मिलती है, लेकिन यहाँ पे
स्टॉक पॉइंट जो है इनको अवेलेबल नहीं करवाया गया है, तथा बहुत ऐसी दवाइयां हैं जो अभी भी यहाँ पे नहीं आई। उन दवाइयों को भी लाया जाएगा ताकि जो भी जनता जिनके पास कम पैसे हैं वो भी अच्छी दवाइयों का सेवन कर सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। कटिहार सदर अस्पताल परिसर का जन औषधि केंद्र मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहां पर मरीजों के लिए सस्ती दर पर दवाइयां मिल जाती हैं, जिससे लोगों को काफी राहत होती है। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ इन दिनों दवा एक बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है, लेकिन दवाओं की दाम को लेकर एक चर्चा हमेशा मिडिल क्लास परिवार में परेशानी भरा होता है। फिलहाल जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया है उसके बाद ये जो परेशानी है कुछ हद तक आसान हुआ है। लोग जो कटिहार के जन औषधि केंद्र है उसमें दूर दराज से पहुँचते हैं। हालांकि अभी तक जिले में जन औषधि केंद्र का जो विस्तार है वो नहीं हो पाया है। दूर दराज से कुछ कस्टमर आए हैं दवा लेने के लिए। कारण क्या है इस पर बात करते हैं जी। कहाँ से आए हैं? हम दिलारपुर मनिहारी से आए हैं। अच्छा, क्या फायदा है, कितना फायदेमंद है जो लोग? ये तो काफ़ी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक दवा है यहाँ, और जो मार्केट में दवा मिलता है सेम कंपोजिशन में यहाँ दवा हमको अवेलेबल मिल जाता है, और रेट भी मार्केट की तुलना में बहुत कम है यहाँ। जन औषधि के पहले से जो विस्तार पहले से डबल हो गया है। ठीक है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है बहुत अच्छा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।